हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है। जब भी आवाज मिले तो कमेंट में लिख के बताएं, और वो कमेंट होना चाहिए कि मैं नहाकर आया हूं। दिस इज द कोड वर्ड फॉर द टुडेज क्लास, राइट। अगर मैं ऑडिबल हूं तो कोड वर्ड है, बताओ, लिख के बताओ मैं नहाकर आया हूं। पर झूठ नहीं बोलना है, नहा के आना तो भी लिखना। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाबूलाल जी, आरके, प्रिंस कुमार, रोहित भारद्वाज, सुमित, राधे पंडित, आयुष, कंफर्म करो कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है और फिर हम करेंगे क्लास की शानदार शुरुआत। ओके, हाँ, एक ने लिखा आई बॉथ टुडे। गुड गुड गुड, मतलब आवाज पहुंच गई। अतुल्य जी कह रहे मैं नहीं नहाया, कल नहा के आना प्लीज। अच्छा, कल तो क्लास ही नहीं है। ठीक है। 2 मिनट बात करें। देखो, अगर मैं शुरुआत में 2 मिनट बात करूंगा ना तो अगले 73 मिनट माहौल खराब रहेगा, इसलिए बात अंत में करेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, अंत में बात करेंगे। अंत तक रुको, जो कहोगे वो बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, शुरुआत में बिल्कुल नहीं, है ना। ये हो गया था, ये सवाल है हमारा पहला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बाकी सारी बातें हम करेंगे क्लास के अंत में 9:15 बजे के आसपास। अब देखिए, आज हमारे पास 30 सवाल हैं। तो कल मैंने बोला था कि मैं एक बहुत लंबी क्लास लूंगा, तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जो वर्किंग लोग हैं, कि सर हम तो देख नहीं पाएंगे। तो अभी एक एक्स्ट्रा क्लास लगने वाली है आपकी, कल या परसों में। वो मैं क्लास के अंत में बता दूंगा कब। तो इसके आज जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सकते हैं करेंगे। 30 हो पाए तो 30 कर डालेंगे, अगर नहीं हुए तो भैया वीक का जो टारगेट है वो पूरा करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक क्लास में बुलाऊंगा, आपको बताऊंगा। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि जो लोग वर्किंग है वो लाइव क्लास मिस करें, अगर वो करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए और इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने है, अरे यार, शादी का सवाल। ओ माय गॉड, बच्चे परेशान हो जाएंगे। एक शहर में 45% पुरुष विवाहित हैं और 25% फीमेल भी विवाहित हैं। यह देखते हुए कि किसी का भी विवाह एक से अधिक बार नहीं हुआ है, तो कितने प्रतिशत आबादी अविवाहित है। अब देखिए, इस प्रश्न में कुछ चीजें निहित है। एक तो इन्होंने बोल दिया कि शादी किसी ने 2 बार नहीं करी है, चलो ठीक है, लेकिन यहां पर आपको यह एज्यूम नहीं करना है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। इंडियन कल्चर, यू नो, सवाल जिसने भी बनाया है उसने ये सोच के बनाया कि जो बच्चा पढ़ेगा वो इंडियन कल्चर से वाकिफ है। ठीक है, वरना ये सवाल हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का। अगर वो भी कॉम्बिनेशन बन गया फिर सवाल नहीं होने का। यहां हमें यही मानना है कि पुरुष की शादी महिला से ही होगी, महिला की शादी पुरुष से ही होगी। और कोई अगर 2 बार शादी नहीं कर रहा है, मतलब महिला और पुरुष जो मैरिड है वो बराबर संख्या में है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे। आप कहोगे 45% का मतलब होता है 9/20, 25% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 1/4 होता है कि नहीं होता है। तो ये जो वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है 9/20 और 25% मतलब 1/4, ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि नंबर ऑफ मेल जो मैरिड हैं और जो नंबर ऑफ फीमेल मैरिड हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, एक लीगल है, लीगल के चक्कर में ना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, राइट। क्योंकि सवाल तुम्हें सही करना है ना, तो सवाल जिस लॉजिक से बना हुआ है वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। लीगैलिटी मत सोचो, ठीक है, भावनाओं को समझो। जो लोग सवाल बनाते हैं वो बुजुर्ग लोग हैं यार, ठीक है, समझे कि नहीं, बुजुर्ग लोग हैं, खा जाएंगे तुमको। ठीक, तो ये बराबर करना था तो इनको बराबर कर दिया, क्योंकि जो मेल मैरिड है जो फीमेल मैरिड है वो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब अगर इस 9 को बराबर कर दिया तो हम कह सकते हैं कि 20 मेल है और 36 फीमेल है एक तरह से। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया आपका, 20 + 36 = 56। यस, और आपने कहा कि अभी जो मैरिड है वो कितने हैं, 9 या 18। अच्छा, 9 पेयर ऑफ मैरिड पीपल हैं, बट टोटल 18 लोग मैरिड हो गए।
तो आपको जो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत आबादी अविवाहित है, आप कहोगे हम पहले ये निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट आबादी जो है विवाहित है। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू मेरे सामने है ये इसेंशियली 9/28 है। ये परसेंटेज निकाल लो, ये है मैरिड वाला परसेंटेज। 100 में से माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। ये मैरिड परसेंटेज है। जरा निकालते हैं इस वैल्यू को। आप मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आने वाली है। एक प्रकार से आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लो तो बीइंग प्रिसाइज अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 9 कितना होता है 225/7। ये वैल्यू आपको मिल रही है। तो आप कहोगे 7 तिरिक 21 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 7 दूनी 14 और 1/7 परसेंटेज आपका ये वैल्यू बन रहा है जो मैरिड है। अगर ये मैरिड है तो अनमैरिड कहां से निकलेगा, 100 में से माइनस करने पे। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्लियर और नॉट, समझ में आया। तो ये अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने क्या किया देख लेना, 9/20 लिखा, यहां 1/4 था। ये मैंने इसको जानबूझ के बराबर किया है क्योंकि ये रेशियो के पार्ट्स में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पुरुष महिला से शादी करेगा, महिला पुरुष से शादी करेगा, ये बराबर होना चाहिए। इसलिए इसको 9/36 लिखा। 9 बराबर हो गए। अब टोटल पॉपुलेशन 36 और 20 56 हो गई। और आपने देख लिया मैंने क्या किया। 36 कहां से आया यार, देखो मैंने क्या बोला, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हर 4 में से एक महिला क्या है, विवाहित है। तो यहां मुझे 9 चाहिए ऊपर, क्योंकि पुरुष 9/20 है, हर 20 में से 9 पुरुष विवाहित है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। पुरुष किससे शादी करेगा, मैंने क्या बोला, महिला से शादी करेगा। तो बैलेंस कर दिया हमने, ये 9 कर दिया तो ये 36 हो गया ना, समझ में आ गया। वैवाहिक प्रश्न तो जल्दी समझ में आने चाहिए तुमको। चलो ये सवाल देखो क्विकली प्लीज। अमित प्रत्येक महीने अपनी वेतन आय के एक निश्चित हिस्से की बचत करता है, इसलिए कि वह 1 वर्ष में आईफोन 12 खरीद सकता है। फायदा नहीं है, अब तो आईफोन 13 आने वाला है। 8 महीने में फोन खरीदने के लिए अपनी बचत को कितने % तक बढ़ाना चाहिए, बताओ क्या करना है इसको। देखो भाई साहब 12 महीने में आईफोन खरीदना चाहते थे, लेकिन अब इनकी इच्छा है कि 8 महीने में ही खरीद लो। ठीक, समझ में आया। तो इनकी इच्छा थी कि 12 × X अमाउंट से इनको मान लिया आईफोन मिल जाता। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर सिंपल सा गेम देखो क्या है। गेम यह है कि अगर टाइम मेरा 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3:2 हो गया, तो आपकी जो सेविंग है पर मंथ वो 2:3 होनी चाहिए, तब जाके टोटल वैल्यू सेम रहेगी। प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है मुझे, तो ये सेविंग जो है 2 से 3 हो जाए। अगर टाइम अगर 3 से 2 हो रहा है तो बात बन जाएगी। तो आपको यही पूछा गया कि ये सेविंग का जो परसेंटेज है वो कितने से बढ़ाए, +1/2 करेगा, 50% से बढ़ाना पड़ेगा इसको, 50% इंक्रीज करेगा तो बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को। हाँ जी, चलो अगला सवाल देखो। मोहन वीक में 5 दिन 23 घंटे काम करता था। ओके, 5 दिन में टूल मिला के 23 घंटे काम कर रहा है। काम बढ़ गया या कम हो गया, जो भी कहानी देखते हैं। हाँ, कार्यभार के कारण जो उसका काम है वो 1 सप्ताह में 30 घंटे तक बढ़ गए, 23 से 30 हो गया। और जो वेतन है वो 20% बढ़ गया, तो उसकी साप्ताहिक आय कितने % से बढ़ गई। साप्ताहिक आय कितने % से बढ़ गई, क्या हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ डेज वही है तो उससे किसी काम का नहीं है। नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ने के बाद साथ ही साथ क्या हुआ है, क्या बढ़ा है, और उसका इनकम भी बढ़ गया है। पर आवर इनकम एक तरह से बढ़ गया है। आप देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू आपकी 23 है और यहां पर 30 है, तो जो वेज रेट है वो 5 से 6 हो गया है। ध्यान से देखना, आप यहां पर बोला गया ना 5 से 6 हो गया, ये 20% बढ़ गया है। और नंबर ऑफ आवर्स को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये है नंबर ऑफ आवर्स, ठीक, और ये आपका वेज। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्चुअली में कि शुरू में टोटल कितना उसको मिल रहा था और बाद में उसको टोटल कितना मिल रहा है, राइट, लाइक दिस। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से और मैं इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 23:36। यानी ये आपकी स्टोरी हो गई। तो 23 से 36 आप हो रहे हो। यही पूछा है कितनी प्रतिशत यहां पर बदलाव है, तो आपको ये बदलाव है मेरा 13/23। ये क्लियरली आप देखो, अगर ये वैल्यू जो आपके सामने आई अभी 13/23, सॉरी 13/23,
आपको अब यही कैलकुलेट करना है कि उसकी साप्ताहिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये कितना परसेंटेज है? 50% से तो पक्का ऊपर दिख रहा है, क्योंकि इसका आधा 12.5 होता है, उससे ज्यादा है। तो 50% से ऊपर एक ही ऑप्शन दिया है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है, मार्क कर दो ए ऑप्शन। बट फिर भी देखो कि क्या एग्जैक्टली ये इतना आएगा, लेट अस से। तो आपसे मैं एक बात बोलूंगा कि 13/23 अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो देखो 12.5 बनेगा प्लस 0.5 बनेगा, यहां आपका 12.5 नहीं, सॉरी 11.5 आएगा, बटे 23 आएगा, प्लस 1.5/23 आएगा। ये जो वैल्यू है साफ साफ आपको दिख रहा है कितना, 50% है, तो यहां 50% हो गया, प्लस ये जो वैल्यू है आपकी 1.5/23 आपको दिख रहा है ना, लगभग 6 से 7 के बीच में। 6 बार अगर आप जाओगे तो ये वैल्यू कितनी होती है आपकी, 138 होती है। तो ये एक्चुअल में अगर परसेंटेज इसका आप निकालने जाओगे तो ये वैल्यू आपको 6 पॉइंट समथिंग % दे रही है कि नहीं दे रही है? यस। तो इसलिए आपका जो आंसर है ये आपका ये होगा। अगर 2 आंसर 50 में दिए होते तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती, आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, बट जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि बहुत ही सरल है। ऑप्शन देख के हमने इसको लगा दिया। ओके, क्लियर है कि नहीं? वेज 20% से इंक्रीज हुआ, इसका इस्तेमाल कहां किया मैंने? ये किया ना, 20% मतलब क्या हो गया, 5-6 हो गया। भाई नंबर ऑफ आवर्स को आप जो भी वेज रेट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तब तो टोटल अमाउंट मिलेगा कि प्रति घंटा कितना मिल रहा है और कितने घंटे। हाँ जी, तो मैंने आपको यही बोल के बताया ना कि ऐसे करके आप इसको सॉल्व करोगे। क्लियर? और बाकी लास्ट में अप्रोक्सीमेशन करो, फट से आपका आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं कि नहीं, रुके रहे? यही मजा आ रहा है आपको? ठीक है, चले आगे। ऑलराइट, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा आंसर लगा देना है। बताऊं? नेक्स्ट नहीं, रुको, थमो थोड़ा। ठीक है, देखो यहां पर देखो क्या है, जो भी अमाउंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? रेट पर आवर इंटू नंबर ऑफ आवर्स, यही है ना? रेट पर आवर इंटू नंबर ऑफ आवर्स। ये वैल्यू आपको क्लियरली दिया हुआ है कि जो रेट पर आवर है ये 20% से बढ़ गया। ये वैल्यू जो है ये 7 का चेंज लेके बैठी है 23 के ऊपर। ये वैल्यू क्लियरली आपका अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास है या नहीं है? यस है कि नहीं है? यस, दैट्स व्हाट द सिनेरियो इज। 7/23 कितना परसेंट है? 23 या 69 होता है, लगभग 30% हो गया। जब भी दो चीजों में बदलाव हो रहा है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसका जो बदलाव होता है वो इन दोनों के सक्सेसिव से निकल के आता है। 30 और 20 का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना होगा? 30, 20, 50, 6, 56, यानी मेरा आंसर 56 के आसपास है। एक्चुअली 56 से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये वैल्यू भी 30 से हल्का सा ज्यादा होगी। आप बताओ ये सब करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं करना था, सीधे देखो 20 और 30 अगर अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा भी तुमको आता है तो आप सीधा आंसर लगाओगे ए। बाकी दुनिया कर रही है, तुम्हें नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूं अपनी थिंकिंग को लीनियर मत रखो, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होनी चाहिए आप। ठीक है, पर ये मैंने पहले क्यों कराया? जानबूझ के, क्योंकि यही तुम करते हो सीधे बैठ के। कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों ने बिल्कुल ऐसा सोचा था? ईमानदारी से बताओ। ठीक है, बदलाव ऐसे आता है। कितना आसान था ये देखना कि मेरा आंसर 56 से हल्का सा ज्यादा है। अरे यहां ऑप्शन में 55 दिया होता तो वो भी तुम एलिमिनेट कर ले गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन करके यू आर रीचिंग टू द राइट आंसर विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। नो कॉम्प्लेक्सिटी इज हियर। प्रोसेस करेक्शन आपको तेज बना देगा, मैं इसीलिए बोलता हूं प्रोसेस करेक्शन। एक्चुअल आंसर 56.542 है। अरे यार देखो ध्यान से, इस पे फोकस मत करो कि ये 4-2 है या 5-2 है, वो आपके एग्जाम में कोई फर्क नहीं करने वाला। इस तरह के ऑप्शन नहीं आते हैं 0.42, 0.52, नहीं। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मजा आया तो मुझे खुशी हुई। राइट, शिवाशी जी क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट में लेंगे आपका, प्लीज आगे बढ़ते हैं पेस में थोड़ा। ओके, एक आदमी 50 दिनों के लिए इतने रुपए का करार है, उसका सूती मिल में काम कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका जो सैलरी है वो 25% से बढ़ गया और उसके काम के दिनों में 15% की कमी आई है, तो उस व्यक्ति को कितना अधिक या कम वेतन मिलेगा? राइट, पहली बात तो ये सवाल पढ़ के, चलो इसका उत्तर तुम बता दो पहले।
देखो डेज अगर डिफरेंट होता आर के जी, जब भी कोई चीजें गुणनफल में होती हैं, प्रोडक्ट में होती हैं, तो वो सक्सेसिव होता है। अगर डेज अलग होता तो एक परसेंटेज सक्सेसिव में और जुड़ता, डेज भी जुड़ता। हाँ जी, इसका आंसर कई लोगों ने दे दिया 870, 3 लोगों ने दिया, तो मुझे लग रहा है कि वो सही है। ऑलराइट, अरिंदम जासली, पहले क्लास में पढ़िए कौन कहां आ सकता है, कौन कहां नहीं आ सकता, ये सवाल हम बाद में करेंगे। क्लास का मतलब फोकस ऑन द क्वेश्चंस, दैट्स इट। तुम्हारे लिए कोई दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जब एक सवाल सामने आ गया, उस सवाल को सॉल्व करना ही तुम्हारा धर्म है और कुछ नहीं है। बाकी बातें करेंगे ना बाद में, यार क्यों परेशान हो, मुझे बहुत शौक है बात करने का, बाद में करेंगे क्लास के। देखो ध्यान से, अब ये सवाल का कैसे उत्तर निकलेगा। पहली बात तो देखो 25% की इंक्रीज और 15% का डिक्रीज, यहां पर सेम वही चीज है कि जो सैलरी है आपका, जो वेतन है, इनटू जो आपका नंबर ऑफ डेज है, ये आपका देखो क्या हो गया, सैलरी हो गया, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ डेज। इसके प्रोडक्ट से क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा जो उसको मिलने वाला है, या हम इसको सैलरी के बजाय रेट भी बोल सकते हैं। अब ये वैल्यू 25% से बढ़ रही है और ये वैल्यू 15% से कम हो रही है। क्या मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूं, इसका नेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, इट विल बी मोर। दिख रहा है यार, कुछ करना नहीं है। देखो ना, 25% बढ़ाया, फिर तुमने 15% कम किया। 25% बढ़ा के अगर तुम 20% कम करते तो ए बी पेयर वाली कहानी होती, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यहां तो नेट इंक्रीज है भैया, क्लियर है। तो आंसर जो मेरा आने वाला है वो तो मोर आने वाला है। तो ये जो लेस लेस लिखा हुआ है इसको काट दो। अब इन दोनों में से कुछ सही है। क्या सही है, क्या सही है? इसको लगाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप कहोगे ये 5/4 हो गया और ये जो वैल्यू है ये 17/20 हो गई। तो कुल मिलाके जो आपका चेंज है वो आप यहां से देख सकते हो कि क्या होने वाला है। आपकी जो वैल्यू आने वाली है, इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई 8, तो ये वैल्यू आपकी आने वाली है कि ये वैल्यू 17/16 हो जाएगी। कोई भी चीज अगर 17/16 होगी तो 1/16 का इंक्रीज आ रहा है उसमें। इनिशियल वैल्यू कितनी है जरा बताओ? 13,920 है तुम्हारे पास। इसका क्या करना है तुम्हें? 1/16 करना है। अब 1/16 आप निकालोगे, क्या आपको दिख रहा है? 16 8 128, 16 9 144, तो 9 बार तो नहीं जाना है मुझे। आंसर मेरा हो गया सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, डिवाइड नहीं करना पड़ा क्योंकि जो 2 ऑप्शन बचे उन दोनों ऑप्शन में मोर में मुझे दिख रहा है साफ साफ कि 16 9 बार नहीं जाएगा, 9 बार 144 होता है, इसलिए ए गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? सी। अगर आपको डिवाइड करने में इंटरेस्ट है तो कर लो। 16 8 128, 128 के बाद आपका हो गया 11, 16 7 112, 870 आपकी वैल्यू आ गई और वो भी मोर आ गई। तो जस्ट थिंक लाइक दिस, थिंग्स विल बी मच इजियर फॉर यू। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस लंबा बना देते हैं क्वेश्चन को, सिंपल प्रोसेसेस सिंपल रखते हैं उसको। समझ में आया मैंने क्या किया? ओके, 13,920 टोटल होगा या फिर पर डे इनकम होगी? देखो उन्होंने क्या दिया है, ये 50 दिनों के लिए कुल इतने रुपए का अनुबंध है, पर डे नहीं है। हां, 50 दिन का कोई यूज नहीं है। यस, हमें जब परसेंटेज चेंज दिया हुआ है तो 50 दिन का कोई यूज नहीं है। नो इंपॉर्टेंस ऑफ 50 डेज। ठीक है, चलें आगे। सवाल नंबर 35, इसका सवाल पढ़ो। एक आदमी की जो आय है, इनकम है, ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा ना। यह तो पता कितने दिन बाद इंक्रीज हुआ? नहीं सुमित, देखो ऐसे नहीं सोचते हैं, ऐसी बातें मत करो। देखो पहली बात तो यह है कि जब आपका ऑप्शन डिफाइंड दिया हुआ है और अगर कोई चीज नहीं लिखी गई है, 13,920 टोटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ डेज सेम है और जो इंक्रीज हुआ है वो शुरुआत से हुआ है। कुछ समय बाद का मतलब सिंपल सी बात यह है कि उसका बेच 25% से बढ़ गया। इसका मतलब सिंपल सा देखो ये है, कुछ समय के बाद का मतलब है कि एक रीकॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप भाषा में थोड़ा परेशान मत होइए, एक रीकॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आपने गलत नहीं सोचा है, आपने जो सोचा है वो सही सोचा है। आपको ये लग रहा है कि कुछ दिन तक ये रेट मिला है फिर उसका रेट चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों बाद नहीं बढ़ा है। इसका कहने का मतलब है एक नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, और उस नए कॉन्ट्रैक्ट की कहानी बता रहा है आपसे कि 25% इंक्रीज हो गया वेतन में और 15% काम के दिनों में कमी आई है। दोनों चेंज आपको मेंशन किए गए हैं। ठीक है कि नहीं?
तो पहले 50 दिन थे, 50 से 15% कम दिन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा सब कुछ सही है, इसमें कोई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का केस नहीं है। ओके, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। ये देखो, एक आदमी की आय दी हुई है, कर की दर 17 से 14% कम हो जाती है, जबकि दोनों स्थितियों में 30% आय कर से मुक्त होती है। व्यक्ति की प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए यदि उसके द्वारा चुकाया गया कर दोनों स्थितियों में बराबर है। चलो इसका आंसर बताओ। किसी ने बोल दिया 84,000। रितिका, सो फास्ट, गुड रितिका, आप घर पे क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तब मजा आता है जब आप घर से ट्राई करके आओगे ना, तो आनंद आता है फिर क्वेश्चन कराने में भी, और फास्ट हो जाते हैं हम लोग अपने आप, है ना। सलमान अंसारी जी भी करें बी, एक करें नेक्स्ट, ऐसे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे सब खत्म हो जाएगा। ठीक, हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखोगे, चिंता मत करो, ठीक है। 18,000 रुपए, देखो इनकम बढ़ी। अब मैं एक बहुत बेसिक एक्सप्रेशन लिखता हूं और आपको कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छा। पहले उसकी इनकम एक्स है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, 17%, ध्यान से देखिएगा, कर की दर है और 30% पे कर लगना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, 30% पे अगर नहीं लगना है कर, तो किस अमाउंट पे आपका लगने वाला है कर? वो है 70% ऑफ एक्स पर आपको इनकम टैक्स लेना है। साथ ही साथ जो रेट दिया है वो आपको दिया है 17%, तो आप कहोगे यहां पर इसका होगा 17% इनिशियली। बाद में क्या हो रहा है कि देखो ये कहानी बदल रही है, ये आपका वैल्यू हो रहा है एक्स प्लस 18,000, साथ ही साथ ये वैल्यू आपकी क्या है 17% के बजाय ये वैल्यू अब आपकी हो रही है 14%। लेकिन जो टैक्स है वो दोनों केस में केवल 70% अमाउंट पे लग रहा है। अब इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये जो 70% और 70% है, ये दोनों साइड से कट जाने का, क्योंकि दोनों जगह जब टैक्स 30% में लग ही नहीं रहा है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना आप। दो केसेस हैं, दोनों में जो टैक्स फ्री स्लैब है वो इक्वल है, तो ये अल्टीमेटली कट जाता है। अब आप सीधे देखो ध्यान से, क्या वैल्यू आपको मिल रही है कि ये जो अमाउंट शुरू में है एक्स और बाद में जो अमाउंट है एक्स प्लस 18,000, इसका ये जो रेशियो आप निकालोगे यहां से, ये सीधा इसका रेशियो देता है 14:17। अब आप कहोगे ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है, यहां आप कहोगे कि ये 18,000 एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये जो तुम्हारा 3 यूनिट है यही 18,000 के बराबर है, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6,000 के बराबर हो गई। हुई कि नहीं हुई? यस, एक यूनिट आपकी 6,000 के बराबर हो गई। आपको इनिशियल अमाउंट निकालना है, तो आपको क्या निकालना है 14 यूनिट, तो ये वैल्यू हो गई 14 इंटू 6,000, यानी ये हो गया आपका 84,000। ओके, 84,000, दैट्स योर आंसर। आप मल्टीपल देख सकते हो इस स्टेज के बाद। यस, 14 आपने देखा, आप 14 का मल्टीपल भी लगा सकते हो, 84 सीधा। समझ में आया क्या किया? तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जब टैक्स स्लैब्स इक्वल होंगे, फ्री वाला अगर बदलता यहां 70 यहां 80 तो बात अलग थी, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा लिखो कि इनिशियल अमाउंट, फाइनल अमाउंट, और जो रेशियो होगा, देखो ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इसके साथ ज्यादा वाला परसेंटेज आएगा। सीधा आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, 2 स्टेप आगे सीधा इक्वेशन लिखो और उत्तर निकालो। भैया जो बड़ी वैल्यू है ना उसके नीचे परसेंटेज जो रेट है बड़ा होगा, सिंपल, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा, सीधे x बटे x प्लस 18,000 बराबर 14/17 हो गया, 3 यूनिट 18,000 के बराबर हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे बढ़े। यस, इट्स ऑल अबाउट डूइंग क्वेश्चंस इन ए मोर सिंपलर वे। एक शेल्फ ए है, एक शेल्फ बी है, उसकी तुलना में पुस्तकों की संख्या 3/4 है। ए में 25% पुस्तकों को बी में निकाल दो और फिर बी से 20% पुस्तकों को ए में डाल दो। तो बताना है कि शेल्फ ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत, पुस्तकों की संख्या का कुल से प्रतिशत पूछा गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स, देन परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन सेल्फ ए। ठीक है, निकालो। देखो यहां पर थोड़ा सा सवाल में प्रॉब्लम है। नहीं, यश करें 84,000 का 70% नहीं होगा क्या? नहीं, आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इनकम क्या है शुरू में। भैया 30% पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वो इनकम का पार्ट है, तो आंसर जो तुम्हारा होगा वो वैल्यू तुम्हारी एक्स होगी ना। तो इस सवाल में देखो क्या पूछा गया है, बेसिकली मैं बताता हूं आपको। पहले देखो क्या दिया हुआ है,
ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। यहां पर यहां आपसे कह रहा है कि ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 4 है, ठीक है। अब यहां से 25% आप इधर डाल रहे हो, आप कहोगे थोड़ा सा 300-400 कर लेना ताकि आसान रहे इसको देखना। 25% यहां से उठा के आप बी में डालोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू अगर 25% निकालेंगे तो 75 यहां से चला जाएगा, 75 यहां से चलेगा तो यहां क्या होगा, 475 हो जाएगा, ठीक। यहां की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, बताऊंगा क्यों। फिर आप कहोगे कि फिर इसमें से 20% निकालोगे। अच्छा, यहां से अगर 20% आप निकालते हो तो 47.5 का 20% कितना होता है, 95। तो यहां से 95 कम करोगे तो यहां 380 बचेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये 380 है तो ये कितना होगा, टोटल तो 700 ही रहेगा, तुम इधर से उधर ही तो कर रहे हो, इधर से उधर, तो ये वैल्यू आपकी 320 होगी। यहां जो पूछा गया है सवाल में वही पूछा गया है कि 320 टोटल नंबर ऑफ बुक्स तो आपने 700 मान रखी है, इसका परसेंटेज क्या है, ये कटेगा इससे। अच्छा, ये देखो और बताओ कितना परसेंटेज होगा, ऑप्शन के हिसाब से मालूम चल जाएगा। 7 चौके 28, 7 पचे 35, 40 से 50% के बीच में आपका आंसर है। हमेशा यू शुड हैव ए सेंस ऑफ योर रेंज ऑफ आंसर। तो ये देख के लिख रहा है कि नहीं कि 40 से 50% के बीच में मेरा आंसर है। इसका 40% कितना होगा, 28, 50% कितना होगा, 35, उसके बीच में आंसर क्या है, डी। लेकिन इस सवाल की भाषा में थोड़ी समस्या है, इनको लिखना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन सेल्फ। अंग्रेजी में जो ठीक लिखा है, ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है, ठीक है, मतलब भावनाएं समझ जाओगे, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन मान लिया आपको बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शन में कई सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है तो भी क्या करना है यार, डिवाइड ही तो करना है। आपकी वैल्यू हो जाएगी 320/7 परसेंटेज, 100 से गुणा कर लो, ये वैल्यू आ गई। 7 चौके 28 और फिर 40/7 है तो 7 पचे 35 हो गया, फिर 5/7 है और 7 सत्ता 49 हो गया। तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो, अगर बहुत क्लोज आंसर होंगे तो, जिसकी जरूरत यहां पर महसूस तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। क्लियर है सभी को, कुछ सवाल में ऐसा कुछ खास दम नहीं था, टोटल वैल्यू सेम है। ए 380 कैसे होगा, बी 380 है यार, ए 380 कहां से हो गया, यहां से 20% कम हुआ ना, तो ये कितना बचा, 380। अब 380 अगर यहां पर बचा है, टोटल तो हमेशा 700 रहेंगे, तुम इधर से उधर ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो बस। यहां 380 बचा है तो यहां 320 होगा। किसी भी स्टेज में अगर एक मालूम है दूसरा मालूम है मुझे, टोटल 700 होगा, ओके। पिछले में 84,000 बराबर 70% होगा। एक मिनट जो मैंने अगर सवाल गलत पढ़ा है तो मैं चला जाता हूं। क्या पूछा है इसने, इनिशियल इनकम ऑफ द मैन, देखो ऐसा 84,000 सही है। इनकम पूछा है यार तुमसे, इनिशियल इनकम एक्स, अब एक्स ले लिया तब भी तुम कंफ्यूज हो गए, ओके। इसलिए मैंने एक्स लिखा कि तुम कंफ्यूज मत हो, एक्स से तुम्हें बहुत प्यार है मुझे मालूम है, ठीक। इसमें कैसे कंफ्यूज हो सकते हो यार, 70% ऑफ इनकम पे टैक्स लगता है। अच्छा, तुम लोगों ने भी इनकम टैक्स भरा नहीं है ना, इनकम हुई नहीं है तुम्हारी, ये सब चीजें तुम आराम समझ जाओगे। देखो तुम्हारी इनकम मान लिया 5 लाख रुपए है, मान लिया 5 लाख में 2 लाख टैक्स फ्री है, तो तुम बाकी 3 लाख पे टैक्स दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी इनकम क्या है यार, इनकम तो तुम्हारी 5 ही लाख है। पापा से पूछना, बताएंगे तुमको, पापा से पूछना अपने, वो समझा देंगे तुमको ये सवाल, कहेंगे 1 घंटा आप मारेंगे समझा देंगे, ठीक है। ये देखो, एक सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 10% कमीशन की अनुमति है और इतने रुपए से अधिक की बिक्री पर 8% का बोनस है। इससे ऊपर गया तो 8% का बोनस मिलेगा इसको। और कह रहा है सेल्समैन की कुल कमाई दी हुई है, बताओ कुल बिक्री कितनी है। एक बार मैं ये सवाल आपको समझाऊंगा, फिर आगे से ना तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। एक बार बस इस सवाल को समझ लो, और इसके लिए मैं बनाऊंगा तुम्हें विजुअल समझाऊंगा इस सवाल को। ये कह रहा है ये तुम्हारा वैल्यू है 15,625, लिख दिया मैंने, ठीक। अब ये कह रहा है इस अमाउंट तक, राइट, 10% कमीशन तो है ही है टोटल पे, लेकिन यहां पर एक कहानी ये है कि अगर ये इसके आगे गया तो यार कमीशन 18% का हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, 8% बोनस भी मिल रहा है उसको, तो 18% हो जाएगा इसका।
कहानी कुल मिला के ये। अब कह रहा है कि इसको जो टोटल अर्निंग है ना इसकी, वो 9,658 है। अब एक बात समझना, यहां तो इसको मुझे पता है कितना मिलने वाला है, 10% मिलने वाला है यहां तक। इसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 18% यहां से यहां तक, राइट। अब एक बात मेरे को ये बताओ, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि मान लिया इसको 8% अगर मैं एक्स्ट्रा दे दूं, अपनी तरफ से दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। एक्चुअल इक्वेशन क्या है कि 10% इतना प्लस 18% इतना बराबर क्या होगा, इसका टोटल बोनस होगा। मैंने इधर 8% दे दिया, इधर देखो क्या है 9658 है, मैंने 8% एक्स्ट्रा इसको दिया है, किसका, इतने बेस का, यानी 8% ऑफ 15,625 लेफ्ट में दिया और राइट में भी इसलिए ऐड कर दिया दिस प्लस दिस, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 18% ऑफ एक्स। यहां एक्स उसकी क्या है, टोटल सेल्स, यहां उसकी एक्स क्या है, टोटल सेल, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि ये वैल्यू किसके बराबर है, आपको इस वैल्यू का 8% निकालना है, क्लियर और नॉट, इस वैल्यू का आपको 8% निकालना है। कैन यू टेल मी व्हाट दिस वैल्यू इज, राइट, व्हाट दिस वैल्यू इज 8%। बहुत आसान है, देखो आप कहोगे 15 8 तो मुझे मालूम है 120 होता है, और जो 625 होता है वो 1/16 होता है कि नहीं होता है, तो उससे भी कुछ वैल्यू आएगी। कितना जुड़ेगा इसमें बताओ, ये 8% वैल्यू कितना है, फिर आपका उत्तर आ गया। ये 8% आपको निकालना है, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं समझो, पहले इसको 8 मान लो, परसेंटेज भूल जाओ। तो ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ये आपके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है, तो 15 8 तो आपको 120 देता है, ठीक है। और ये जो 1/16 है उससे आपको दिख रहा है 0.5 मिलेगा, तो ये वैल्यू आपकी 1250 के बराबर हो गई, 1250। ऑलराइट, नोबडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन हियर। अब आपने कहा ये जो ओवरऑल वैल्यू है इसको मैं जोड़ने जा रहा हूं, 96 और 12 कितना हुआ आपका, 96 12 कितना हुआ आपका, आप कहोगे 108, और ये भी मिलकर मिलेगा आपको 108, तो ये हो गया आपका 10908। आप x की वैल्यू निकालोगे तो इस वैल्यू को क्या करोगे, 0.18 से डिवाइड करोगे, दैट्स इट, क्योंकि 18% है। जरा इसको डिवाइड कर लो और वैल्यू निकालो। तो आपने कहा कि यहां 2 0 और लग गया, 18 छक्के आपका 108 हो गया, एक बचा यानी 10 बचा, बट उससे काम नहीं चलेगा तो एक 0 लगाना पड़ेगा, और फिर आपका 18 छक्के 108 हो गया और 2 0 और लग गए, तो आपका आंसर क्या हो गया 60600। मैं एक बार और इसको समझाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली मैंने क्या किया है। देखो ऐसा है, इन भाई साहब का टोटल कमीशन कितना है जरा बताओ, ठीक है। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, एक बार समझ लो ताकि आगे से ये बनाना ना पड़े, आप इक्वेशन सीधा लिखो। देखो इन भाई साहब का जो कमीशन है सर, वो क्या है, दो तरीके हैं सवाल को करने के, बट इस फॉर्मेट में लिखने का फायदा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इनका कमीशन है 10% ऑफ इस वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स बोल दूं, जो कि 15,625 के बराबर है, ठीक है। ध्यान समझो, मैं समझा दे रहा हूं, परेशान मत हो। इस रेंज को मैं वाई बोल देता हूं, तो आप कहोगे 10% ऑफ एक्स प्लस 18% ऑफ वाई, है कि नहीं है। क्या ये वैल्यू 9658 के बराबर है, आप कहोगे जी हां। अच्छा बताओ, इसमें अगर मैं इसको 8% ऑफ एक्स दे दूं दोनों साइड, 8% ऑफ एक्स यहां दे दिया, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे ओवरऑल का एक परसेंटेज दिख जाए और इससे मेरी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी होगी 18% एक्स 18% वाई, तो ये हो गया 18% ऑफ एक्स प्लस वाई। ये क्या है, ये टोटल सेल्स है, एक्स प्लस वाई टोटल सेल है। और इधर वैल्यू हो गई तुम्हारी 9658 प्लस, जहां पर जिस रेंज में तुमने 8% ऐड किया है वो क्या हो गया आपका 8% ऑफ 15,625। अब इसका फायदा ये होता है कि आपको सीधे टोटल सेल्स की वैल्यू मिल जाती है। मैं कह रहा हूं कि 10% ऑफ ये और 18% ऑफ ये तो 9658 के बराबर है, लेकिन अगर मैं इसको 8% ऑफ 15,625 और दे दूं तो ये 18% ऑफ टोटल हो जाएगा, इसको टी लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपने 8% इधर दिया एक्स्ट्रा, तो 8% इधर भी एक्स्ट्रा दो ना इसका, देन यू विल गेट टोटल सेल डायरेक्टली। वरना क्या करना पड़ेगा आपको पता है, आप लिखोगे 10% इसका निकालोगे, फिर जाके उधर सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा। सब्ट्रैक्शन स्लो ऑपरेशन होता है,
तो अगर आप इस इक्वेशन को लिख के सॉल्व करोगे सीधा, जिसमें आप यहां कुछ ऐड नहीं करोगे, तो आपको ये वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन स्लो ऑपरेशन होता है। मैं आपका कुछ सेकंड बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो बस समझो, इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ये तरीके किताब में नहीं दिए होते हैं, तो किताब में दिए नहीं होते, तुम्हें अटपटा लगता है कुछ नहीं। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने 8% दे के उसको पूरे का 18% बना दिया, बस सरल हो गया। और एक फायदा और भी होता है इसमें टोटल वैल्यू डायरेक्ट निकलती है। एग्जाम में हम लोग इतना प्रेशर में होते हैं कि अगर हमने y निकाला तो आपके आंसर में y में 15,625 जोड़ना पड़ेगा, तब टोटल आएगा। मतलब जो तुम निकाल रहे हो वो फाइनल आंसर नहीं है, वहां भी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए शुरुआत से ही टोटल पे फोकस कर रहा हूं मैं कि जो निकले वही आंसर लगाओ। समझ में नहीं आया, घर पे एक बार और ट्राई करना, समझ में आएगा। पी पावर अलग अलग है, कह रहा है कि बताओ वैल्यू ऑफ पी क्या है। काफी अच्छा सवाल है, बट कोई दिक्कत नहीं। ये परसेंटेज काटेंगे तो बताओ यहां क्या होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, बिकॉज परसेंटेज का सिंबल मतलब होता है 1/100। अगर मैंने परसेंटेज यहां काटा तो 2 जीरो मेरा और बढ़ गया। अब देखो ये क्या है, पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर इंटू पी की पावर 2/3 बराबर 6561 इंटू 10 की पावर में लिखो इसको, कितने जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8। ये वैल्यू है तुम्हारी। क्लियर? हाँ जी। अब आप कहोगे ये जो इधर लिखा हुआ है ना, ये जो आपका इधर लिखा हुआ है, इसको जरा कंबाइन कर सकते हैं क्या? तो आपको कर लेते हैं। तो ये बनेगा p की पावर 2 + 2/3 बराबर 6561 इंटू 10 की पावर 8। ये जो वैल्यू तुम्हारी है ये कितना है, p की पावर 8/3 बराबर 6561 इंटू 10 की पावर 8। ओके, देखो जो भी कंफ्यूजन है अगर पिछले सवाल में, तो क्लास के अंत में समझाऊंगा, ठीक है? अभी थोड़ा फ्लो मेंटेन करेंगे थोड़ा सा, है ना? क्लास के अंत में बताऊंगा, परेशान मत हो। अब आपको ये सॉल्व करना है यार, जो पूरा गेम है ना वो यही है। क्या उत्तर, व्हाट इज आंसर, व्हाट इज आंसर? क्या इसका 3/8 करें? यस, बट ये सब करने की जरूरत है नहीं, खाली जीरो। देखो सारे आंसर में नंबर ऑफ जीरोस अलग अलग हैं। वाह, खोजते नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यार। आप कहोगे अगर इसका 1/8 करेंगे तो ये इधर से गायब होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने बचेंगे, 1। 10 की पावर 8 की पावर 1/8 करो, 1 जीरो बचा। फिर क्यूब कर देंगे तो p मिल जाएगा, क्यूब करोगे तो 1 0 3 0 बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। बट 3 0 2 ऑप्शन में है, बात नहीं बनेगी। 3 0 2 ऑप्शन में, तो इन दोनों में से कुछ है, क्या है निकालने के लिए अभी भी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी कि मेरा बी है या मेरा सी है। समझ में आया, काम करना पड़ेगा, बात बनी नहीं है ऐसे। तो लेट्स डू दैट, जो भी करना है करते हैं। आप मुझे बताओ कि 6561 को पहचानते हो क्या, कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। अंत में अगर 61 है तो इसका लेना देना किससे होता है, 19 से लेना देना होता है। और अगर ये 19 से लेना देना है तो ये नंबर खुद 21 का स्क्वायर है और 81 का स्क्वायर है, और 81 का जो स्क्वायर होता है वो 9 की पावर 4 होता है, और 9 की पावर 4 जो होता है वो 3 की पावर 8 के बराबर होता है। तो कुल मिला के देखो ऐसा है कि p की पावर 8/3 जो बनेगा ये 3 की पावर 8 है, तो ये वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 बन गया। अब 8 और 8 तो देखो ऐसे सीधे कट गया तुम्हारा। अब p का वैल्यू निकालने के लिए क्यूब करोगे तो ये बनेगा 27 के आगे 3 0, 27,000, यानी आंसर हो गया बी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? नाउ आफ्टर दिस देयर इज वन मोर वे टू फिगर आउट व्हाट इज द आंसर, जहां पर हमें दो चीजों को कंबाइन करनी पड़ेगी, एक तो नंबर ऑफ जीरो और एक दूसरा ऑप्शन से ये हिंट लगाना कि कौन सा हो सकता है कि नहीं। देखो जैसे आपने इस सवाल को देखा, आपके नंबर ऑफ जीरोस क्लियर हैं, आपको यहां पर आके क्लियर थे ना नंबर ऑफ जीरोस।
नंबर ऑफ जीरो मुझे पता था 3 आएगा। अब जरा पी के बारे में सोचो कि पी का मुझे 1/3 रूट लेना है, 1/3 रूट लेना है और इधर मुझे वैल्यू इंटीजर में मिल रही है। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कुछ लोगों ने मुझे बोला कि इस सवाल में अगर हम ये मान लें कि भैया 27 का ही क्यूब रूट पॉसिबल है, 27 का ही क्यूब रूट पॉसिबल है, तो क्या आंसर बी होना 100% जरूरी है? नहीं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 27 का क्यूब रूट ठीक है, एक परफेक्ट नंबर निकलेगा, लेकिन अगर वो परफेक्ट ना भी निकले, बाद में पावर 8 करना है आपको, अगर वो रूट में भी आएगा तो भी पावर 8 करने से वो इंटीजर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कह देना कि 27 का ही क्यूब रूट संभव है इसलिए बी संभव है, ये गलत है। 9 का क्यूब रूट मान लिया, 9 का क्यूब रूट अगर आपने लिखा तो क्या आपको आंसर स्क्वायर करने पे मिलेगा? मैं जो बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता करना है कि क्या ये रीजनिंग सही, बीच में गड़बड़, अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि क्या ये रीजनिंग सही है? ओके, क्या ये रीजनिंग सही है? क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सर। मैं आ गया हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताओ। प्लीज 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 लेट मी नो इफ आई एम देयर। ओके, आ गई आवाज तो मुझे बता दो प्लीज, नहीं आई तो कैसे बताओगे? प्रॉब्लम, गुरुजी बोल रहे हैं एक नंबर। आ गई आवाज? ऑलराइट, मैंने बीच में डांस कर लिया, पता है आपको। आई गॉट ए टाइम टू डांस। कितने लोग डांस करते हैं? डू डांस? कभी डांस करते हो आप लोग? किया करो अकेले में, ठीक है। हमें लगता है कि हमारे डांस के स्टेप्स अच्छे हो तभी हमको डांस करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। धरती तोड़ डांस करो जैसे शादी में नहीं करते हैं लोग, क्या फर्क पड़ता है यार? कौन सा हमको जाके स्टेज पे परफॉर्म करना है कि हमारे स्टेप सही होने चाहिए? बस नाचो, बस नाचो। चलो एनीवे, फिर से वापस आता हूं। तो मैं आपको क्या समझा रहा था सर, कि ये लॉजिक से क्या हम आंसर निकाल सकते हैं कि यार ये वैल्यू 27 ही हो सकती है, 9 नहीं हो सकती है? यस, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो पावर है ये 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 3 का मल्टीपल अगर ये होता तो ये 3 ऑलरेडी उसको काट देता और फिर हमें क्यूब रूट वाले नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहां पर ये नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए अगर क्यूब रूट नहीं निकला उस नंबर का तो स्क्वायर करने पे बात नहीं बनेगी, क्यूब रहेगा, वो क्यूब रूट रहेगा। इसलिए 3 जीरो के साथ 27 वाला ही उत्तर सही होगा। पर कई बार ऐसा वेरिएबल क्वेश्चन हो जाता है जिसमें यहां पर ये नंबर फिक्स नहीं होगा, वेरिएबल होगा। जैसे लेट्स से मैं आपको बोलूं कि p की पावर n/3 मुझे ऐसा दिया हुआ है एक नंबर, और ये है कुछ ऐसा 66561 इंटू 10 की पावर 8 काइंड ऑफ सिनेरियो दिया हुआ है। अब इस n के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता कि ये n 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल होगा तो कोई भी नंबर चल सकता है, लेकिन अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तब मुझे p की वैसी वैल्यू चाहिए जिसका क्यूब रूट पॉसिबल हो। इसलिए इस लॉजिक से भी हम बोल सकते हैं कि मेरा आंसर क्या है, बी है। 3 जीरो के साथ 27 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 1/3 करने के लिए मुझे इंटीजर लाने के लिए 27 ही चाहिए, 27 का ही क्यूब रूट पॉसिबल है, बाकी कोई और नंबर ऐसा नहीं है। हाँ, और नंबर है 27 यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां नंबर ऑफ जीरो 3 नहीं है। तो इस लॉजिक से भी आप उत्तर बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। चले ये सवाल देखिए। हरेंद्र की प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। इस तरह वह कुल इतने रुपए प्रति माह चावल और गेहूं खर्च करते हैं। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए लेकिन चावल की खपत तथा कीमत में कोई बदलाव ना हो तो उसे गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? वाह, बढ़िया सवाल है। घर पे ट्राई किया था आपने तो उत्तर बताओ इसका क्या है प्लीज। Tell me the answer for this question.
जल्दी बताओ, फिर से करंट आंसर। डिस्कनेक्ट होगा तब करूंगा मैं। आपने मुझे परफॉर्म करने का पैसा नहीं दिया है, डांस देखना है तो उसके लिए अलग पेमेंट है, समझे? 36%, चलो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, राइस और यहां पर हो गया व्हीट, गेहूं। क्या क्या दिया हुआ है? 25 किलो, यहां पर आपको दिया है 9 किलो, ये दिया हुआ है आपको। अब आपको ये भी दिया कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। कुल उसको प्रतिमाह का खर्चा भी दिया हुआ है, आप ऐसे निकाल सकते हो कि कुल खर्चा कितना है। 25x यहां से आएगा और 45x यहां से आएगा। आगे इसने बोला है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि करनी है, लेकिन चावल की खपत तथा कीमत में कोई बदलाव नहीं होना है, मतलब ये इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखो क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि यहां पर ये जो रेट है भैया, ये बढ़ के 6x होने वाला है। अगर ये 5 से 6x हो गया, जरा एक बात बताओ मुझे, ये प्रोडक्ट आपको रखना है फिक्स, तुमने इसको 20% से बढ़ा दिया, आपसे वही कह रहा है कि गेहूं की खपत में चावल की खपत तथा कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक, आपको बताना है गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। क्या आंसर है? व्हाट इज आंसर? 36। वाई 36? भाई ये तो बदला नहीं, ये तो इतना ही है, ये तो इतना ही है, ये पहले इतना था। आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल है यार, ये बताओ कि अगर ये 5 से 6 हो गया, ये 20% बढ़ गया, इसका टोटल आपको कितना रखना है? 45 रखना है या ये बदलेगा? इसका टोटल कितना रखना है? 45x ही रखना है या बदलेगा? दैट्स माय क्वेश्चन, बोलो। क्या ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का क्वेश्चन है? भैया ये 20% बढ़ेगा तो ये वैल्यू मेरी -1/5 या -1/4 कितना हो जाएगा? There is one thing that you all need to understand here. Alright? आप कहोगे कि चलो इसको जोड़ लेते हैं, मैं जरा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझते हैं। जैसे ये वैल्यू आपकी हो गई 70x, ध्यान से देखना, 70x आपको दिया है 350 रुपए के बराबर, बढ़िया है। x की वैल्यू अगर निकालना है तो निकाल लो, 5 के बराबर है, निकल गई। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो आपसे कंसर्न है कि इसको निकालने की कोई आवश्यकता है। गेहूं के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई, चावल की खपत तथा कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां सवाल में यार गड़बड़ी है, कुछ हिंदी में गड़बड़ी है। ओके, हिंदी में गड़बड़ी है, क्योंकि हिंदी के हिसाब से जो आंसर है ना, वो वैल्यू आपकी सीधे +1/5 यानी 20% होगा। अगर भाई अगर तुम्हें ये कांस्टेंट रखना है लेट से टोटल, फिर तो आंसर क्या होगा आपका कि एक वैल्यू 20% से बढ़ी, +1/5 हुई, तो दूसरी वैल्यू -1/6 होनी चाहिए, 16/2/3% आएगा। क्योंकि हिंदी में सवाल गलत दिया हुआ है, हिंदी की लैंग्वेज गलत है, राइट? हिंदी की लैंग्वेज गलत है, तो हमें क्या करना है, हिंदी में ये गलत दिया हुआ है। हम आते हैं यहां पर, यहां सही बात बोली है कि जो प्राइस है राइस का वो कांस्टेंट रहने वाला है, और जो कंजम्पशन है वो दोनों का कांस्टेंट रहने वाला है, ये नहीं बदलने वाला है, ये आपका नहीं बदलने वाला है। तो अब देखो ध्यान से यहां पर क्या कहानी होने वाली है, राइट? लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा राइस के कंजम्पशन में फॉर ₹350 गिवन दैट प्राइस ऑफ राइस एंड कंजम्पशन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। ये फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा, राइट? अब मैं आपको बताता हूं यहां सवाल क्या है। ये 5x लिखो आप, ये आप लिखो 9। क्या चीजें नहीं बदलने वाली हैं उनको मैं इस रंग से गोला कर रहा हूं, ये नहीं बदलेगा और ये नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन में दिया है कि प्राइस ऑफ राइस और कंजम्पशन ऑफ व्हीट कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। तो अब आप निकाल सकते हो कि भैया मेरी वैल्यू शुरू में देखो क्या है, यहां पर आपकी 25x है
और ये वैल्यू मेरी 45x है। सेकंड सिनारियो में आप कह रहे हो कि ये वैल्यू मेरी 5x से 6x हो गई। तो अब ये अगर नहीं बदलेगा तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, 54x होगी। और ये अगर 54x होगी तो मुझे यहां से कितना मिलेगा, 16x मिलेगा। आप मुझे बताओ, ये अगर x है तो ये वैल्यू मेरी 25 से 16 हो गई कि नहीं हो गई। और कोई चीज अगर 25 से 16 हो जाती है, इसका मतलब हो गया कि आपका जो 100 है वो 64 हो गया। तो ये ड्रॉप कितना है, 36% का ड्रॉप है। आंसर हो गया बी। आपकी ये जो वैल्यू दी है इसकी कोई जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। व्हीट कंजम्पशन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन ने बोला है, पहली बात। और दूसरा, यहां पर ये जो डेटा दिया हुआ है ये किसी काम का नहीं है, टोटल का काम नहीं है, मुझे टोटल सेम है, वो काम का है बस। और ये एक्स एक्स जो मैंने लिखा है ना, ये बस इसलिए लिखा है कि तुम्हें थोड़ा कंपैरिजन मिलता रहे। इस एक्स को भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 1 लिखो और इसको 5 लिखो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ओके, 16 कैसे किए आप बताओ ना। टोटल यार, टोटल थोड़ा ना बदल जाएगा, जो टोटल प्रोडक्ट है वो तो सेम रखना है, ओवरऑल जो खर्चा है वो तो सेम है ना, 350 रुपए जैसे वो बोल रहे हैं, कुल मिला के कांस्टेंट है आपके लिए। 25, 45, 70x है, यहां भी 70x रखना है। तो अगर इसको मैंने 54x कर दिया, क्योंकि 9 × 6 54 हो गया, तो ये कितना होगा, बाकी 16x होगा। रेट x ही है, अगर रेट मेरा x ही है तो पहले 25 किलो था तो अब 16 किलो है। अगर पहले 25x था तो ये रेट था, यहां भी रेट x है, 25 से 16 हो गया। 25 से 16 का डिक्रीज 100 का 64, 100 का 64 क्या होता है, 36%। समझ में आया 16x की नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं यार। समझो, टोटल जो प्राइस है वो आपको रखना है सेम, टोटल प्राइस आपको रखना है सेम। और आपको क्या करना है, व्हीट का खर्चा बढ़ गया तो राइस का करस्पॉन्डिंग तरीके से कम करना पड़ेगा कि टोटल 70 ही रहे, बस हो गया सवाल। ठीक है, तो पहले 25x था, रेट x से 25 किलो था, 16x हो गया, रेट x से तो 16 हो गया। 25 से 16 कितना रिडक्शन हुआ, निकल गया। चलो, एक पिरामिड जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है के आधार की परिमाप में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन को स्थिर रखने के लिए इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। जरा निकालो फटाक से, जल्दी सॉल्व इट प्लीज। इसका उत्तर बताओ, निकाले हो घर पे कि नहीं। उत्तर बताओ इसका। देखिए, अभी डाउट्स वगैरह के लिए अभी आप क्लास बस पढ़ो, एक हफ्ते बाद बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। अभी आप क्लास में पढ़िए बस, बाकी प्रोसेस आपको बाद में बताए जाएंगे। 25% देखते हैं। देखो देखो, एक चीज ध्यान रखना आप कि अगर हम बात करते हैं आयतन की, यानी वॉल्यूम वी की बोलते हैं, यहां पर बात हो रही है पिरामिड की। अब देखो, इस सवाल के लिए थोड़ा सा पिरामिड का ज्ञान होना जरूरी है, पिरामिड का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। ओके, पिरामिड क्या होता है आपको मालूम है, पॉइंटेड पीक होता है पिरामिड में। जैसे अगर हम बात करते हैं लेट्स से ट्रायंगुलर पिरामिड की, ट्रायंगुलर पिरामिड में कुछ ऐसा होता है। मेंसुरेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको विजुअलाइज करा रहा हूं पिरामिड, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम लिखते हो तो ये ऐसे बनता है 1/3 इंटू बेस एरिया, ये है आपका बेस एरिया, इंटू हाइट h। ये हाइट आपकी ये वाली हाइट होती है ऐसे h। तो अब बेस एरिया जो होता है यहां पर दिया है इक्विलेटरल है और उसका तुमने साइड किससे बढ़ाया 20% से। तो ये अगर 20% से आप बढ़ाओगे तो इसकी वजह से 44% का बदलाव आ जाएगा वॉल्यूम में, आयतन में 44% का बदलाव आएगा। अगर आपने बेस में कह रहा है ना कि पेरीमीटर आपने 20% से बढ़ाया, पेरीमीटर मतलब परिमाप, मतलब लंबाई कंपोनेंट, अगर आपने 20% से बढ़ाया तो ये वैल्यू तुम्हारी 44% से बढ़ने वाली है। अब कह रहा है आयतन को रखना है स्थिर, ठीक है। आयतन को स्थिर रखने के लिए हाइट को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हाइट का जो रिडक्शन है अब निकाल लो। आपकी एक वैल्यू 44% से बढ़ रही है, दूसरे में कितना रिडक्शन करें कि कांस्टेंट रहे।
तो आप कहोगे ये सक्सेसिव होता है, तो 100 को अगर आप 44% से बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 144। अब इसको मैं कितने से रिड्यूस करूं कि मैं फिर से 100 पे पहुंच जाऊंगा? तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -44/144। अगर आप 4 से डिवाइड करो तो मिलेगा -11/36। -11/36 की वैल्यू पता है आपको कितनी है? आप कहोगे देखो 33 अगर होता तो 33.33% बनता, उससे हल्का सा कम होगा। आंसर जो आएगा वो क्लोजेस्ट आंसर आपका है बी, 30%। ये 25 कहां से निकाल रहे थे तुम लोग? तुमने सीधा इसको रख दिया क्या +20? हाँ, +20 रखोगे तो भी नहीं आएगा। गलत किया था आपने। उत्तर क्या है आपका? 30%। ये अप्रोक्सीमेटली कितना है जरा देखो, ये वैल्यू हो गई आपकी 1100/36। 36 तियां होता है आपका 108, बचेगा 2 और ये हो गया 20। ठीक है, फिर आप एक 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 200। फिर 36 पंचे 180, अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट आया, तो क्लोजेस्ट आंसर आपका बी है। क्लोजेस्ट आंसर बी नहीं, ऑप्शन को इनकरेक्ट आप नहीं बोलोगे, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ये आप बी लगाओगे। जो क्लोजेस्ट आंसर होता है उसको आप मार्क करोगे। अप्रॉक्स शब्द शायद ना लिखा हो एग्जाम में भी, ठीक है, तो क्लोजेस्ट आंसर जो भी आ रहा है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, बी, वो लगा दो। ओके, बेस एरिया 44% कैसे आया? 44% नहीं आया, 44% का इंक्रीज आया। विकल्प जी, कभी भी अगर आप किसी कंपोनेंट को आप बदल रहे हो, एरिया कंपोनेंट क्या होता है? एरिया कंपोनेंट 2 लंबाइयों के गुणनफल से बनता है, तभी एरिया बनता है। क्लियर या नहीं? यस। तो अगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर अगर 20% से बढ़ाया है, पेरीमीटर 20% से कब बढ़ेगा? जब आपका साइड 20% से बढ़ेगा, ठीक है। और जब आपका साइड 20% से बढ़ेगा तो एरिया कितने से बढ़ेगा? 44% से बढ़ेगा। ऑलराइट, 44% से बढ़ेगा। अब एक वैल्यू आपकी, ये वैल्यू जो है 44% से चेंज हो रही है, ये ओवरऑल, तो यहां कितना चेंज होगा कि कांस्टेंट रहे? -44/144। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? सक्सेसिव है यार। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एक कंपनी में 75% कुशल कार्यकर्ता हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, और शेष अनस्किल्ड हैं। 80% स्किल्ड कार्यकर्ता और 20% अनस्किल्ड कार्यकर्ता अस्थाई हैं, यानी परमानेंट हैं। तो बताना है अस्थाई यानी नॉन परमानेंट जो लोग हैं, टेम्परेरी लोग हैं, उनकी संख्या दी हुई है, तो कुल कार्यकर्ताओं की संख्या क्या होगी? लगाओ इसका उत्तर, बताओ। आसान सवाल है। टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज। ए बी रूल भी लगा सकते हो, -44/144। अल्टीमेटली वही किया है मैंने, ठीक है। बट 44% स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, तो उसको आप फ्रैक्शन में व्यक्त करोगे, बात वही हो जाती है, ठीक है। 360 देखो, सो ये आपके लेट्स से लोग हैं, है ना। 75% कुशल कार्यकर्ता है, मतलब क्या है? 3/4 कुशल है। सो आउट ऑफ 4 टोटल 3 कुशल हो गए और 1 अनस्किल्ड हो गया एक प्रकार से। अब कह रहा है 80% कुशल कार्यकर्ता और 20% परमानेंट है। तो अगर हम बात करते हैं परमानेंट की और टेम्परेरी की, तो यहां पर 80% क्या है? परमानेंट है। तो आप कहोगे इसका मुझे 80% निकालना है और इसका मुझे 20% निकालना है, तो ऐसा मान लेते हैं, ज्यादा सही है। इसका 80% क्या हो गया? 24। इसका 20% क्या हो गया? 2, यानी 26 आपके परमानेंट है। टोटल कितना है? 40। तो 14 आपके टेम्परेरी हो गए, और ये 14 की वैल्यू कितना दिया? 126। तो 14 × 9 बन गया, और अगर ये 9 बन गया तो कुल कार्यकर्ताओं की संख्या मुझे निकालनी है, कितनी है? तो वो है आपका कितना? 40।
तो 40 इंटू 9 ये आपका हो गया टोटल, यानी आपका हो गया 360। 360 आपका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ, कुछ है नहीं सवाल में ज्यादा खास। एक आदमी अपनी आय का 16.66% घर के किराए, शेष का 17% कपड़ों पर, 23% खाद्य पदार्थों पर और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करेगा। इसके बाद बची राशि को बैंक में जमा कर देगा। उसकी कुल आय और कुल व्यय का अनुपात कितना है? आसान सवाल है, करें इसको। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? जो कुछ खर्चा किया, फिर बाकी बचे का भी खर्चा किया, फिर बाकी बचे का खर्चा किया। कुछ इस तरह से सिनारियो है। तो वही कह रहा है कि बाद बची राशि को बैंक में जमा करेगा, तो उसकी कुल आय और कुल व्यय का अनुपात कितना है? क्या आंसर है इसका? सी ऑप्शन या बी ऑप्शन, वॉट एवर इट इज। 17% of the remaining on the cloth, 23% on foods and 10% of the remaining on education. He deposited remaining amount in the bank. Find the ratio of total income and total expenditure. देखो उसने कितना खर्चा किया, जरा ध्यान से देखो। ये जो 17% है और ये जो 23% है, इनका बेस सेम है। यहां जो बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? क्या 17 और 23 का बेस सेम है? आस्किंग यू। देखो ये सवाल आसान होते हैं, मैं खुद कह रहा हूं, बट थोड़ा सा सतर्क रह के चलना बहुत जरूरी है। मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे बाद में आऊंगा, प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। देखिए आप क्या करते हो ना, एक सवाल को देखते हो और उत्तर आने के बाद आप कहते हो छोड़ो आगे बढ़ो। किसी ने लिखा भी कि आगे बढ़ो, इसको बात सुन लिया करो। यहां हम लोग सिर्फ ऑप्शन लगाने के लिए नहीं बैठे, वो तो ठीक है, हम ये भी देखने के लिए बैठे हैं कि कहां एग्जाम में सतर्क रहना है। तो इसलिए अंत तक उसको सॉल्व करके निकाला करो, वाकई में अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि पहले इस सवाल को अभी भूल जाओ, ऑप्शन भूल जाओ, छोड़ दो। इस सवाल को आप करो और वैल्यू निकालो और मैच करो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि 16.66% तो उसने देखो खर्चा कर दिया किस पे? हाउस रेंट पे। ध्यान से देखिएगा। 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द क्लोथ्स, 23% ऑन फूड्स एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। तो क्या हम कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि 40% उसने, जो ये वैल्यू बची, उसके बाद जो 40% है वो दो चीजों में गया है, उसका क्लोथ और फूड्स में, और जो बाकी बचा है उसका 10% कहां गया है? एजुकेशन में गया है। तो जब आप ये क्वेश्चन करने जाओगे तो आप ऐसे करोगे कि भैया ये सिंपल सी बात ये है कि अगर ये 16.66% है, इसको मैं बोलता हूं माइनस, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? राइट? किसके बराबर होती है? व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू? 1/6। क्या ये वैल्यू ऐसे करोगे आप कि ये 6 मेरा 5 हो गया क्योंकि 1/6 कम हो गया, फिर 40% कम हो गया तो मेरा 5 मेरा 3 हो गया, 2 कम हो गया, और ये मेरा जो 10 है वो 10% से कम होकर 9 हो गया। क्या ये प्रश्न आपका ऐसा है? तो फिर आप कहोगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और सॉल्व करेंगे। 10% यहां गया, 5 यहां गया, 6 यहां गया। क्या ये सवाल इस प्रकार से होगा? ऑलराइट, इज दिस क्वेश्चन दिस? और ये जो 40% यहां पर आपका लिखा हुआ है, ये जो 40% यहां लिखा हुआ है, इसमें इस 23% का बेस कुछ और है। 23% का बेस कुछ और है। देखो आंसर निकालने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, बेस क्लियर है तो सवाल हो जाएगा। ओके, बेस क्लियर है तो सवाल हो जाएगा, लेकिन बेस है क्या? किसी ने इसको एग्जैक्टली सॉल्व करके ए ऑप्शन से मैच किया, सक्सेसिव नहीं होगा बिकॉज रिमेनिंग पे है। तो रिमेनिंग पे है इसीलिए तो सक्सेसिव होगा। ठीक, 40 कैसे? 17 के बाद रिमेनिंग लिखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इतना उसका हाउस रेंट पे चला गया और बाकी का 17%
कॉमा 23% ऑन फूड्स। तो जो 17% है और जो 23% है, क्या उसका बेस सेम है या अलग अलग है? क्या उसका बेस सेम है या अलग अलग है? रिमेनिंग का है या 23 का बेस टोटल है? तो भाषा का थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि कॉमा कहां लगा है, नहीं लगा है, क्या हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप एग्जाम में इनको आंख बंद करके करें। 20/9 आ रहा है, कितना आ रहा है? अगर आप इस तरह से सवाल को करोगे तो आप कहोगे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 6 × 5 × 10, और यहां आपको मिलेगा 5 × 3 × 9, और ये जो कैलकुलेशन होगी ये 5 दूनी 10 बनेगी, और यहां से आपका 3 दूनी 6 बनेगा, 2 दूनी 4 पंचे 20 रेशियो 9 बना। लेकिन ध्यान रखना ये 20 रेशियो 9 क्या है? ये आपका टोटल है और ये आपका कितना है जो बचा हुआ है, एक तरह से सेव्ड है। तो जो टोटल है उसका एक्सपेंडिचर से रेशियो क्या आया? 20/11 आया। आंसर हो गया ए। 9 बचा, ये टोटल है, ये बचा, तो अंतर ये बना। अब यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां भाषा में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में। देखो इंग्लिश में यही होता है ना, कॉमा कहां लगा है, फलाना ढिमकाना, उसका बहुत फर्क होता है। 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द क्लोथ्स, कॉमा 23% ऑन द फूड्स। तो जो इसके बाद बचा है उसी का 17% और उसी का 23%, इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके 40% बोल सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हो गया 40% रिडक्शन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया 16.66% रिडक्शन, और ये आपका तीसरा स्टेप हो गया 10% रिडक्शन। ऑलराइट, अब मैं आता हूं कि भैया चलो जिस तरह का ऑप्शन दिया हुआ था उस तरह से आप ऑप्शन ए डायरेक्टली लगा सकते थे, ठीक है, बट सिर्फ मेंस प्रैक्टिस बैच में है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बस सीधा आंसर लगा कहीं चलो आगे बढ़ जाओ। नहीं, ये सब देखेंगे ताकि छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में ध्यान रहे, आपसे गलतियां ना हो, आप बेस को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कैलकुलेशन करना पड़ सकता है एग्जाम में, गारंटी है क्या एक ऑप्शन ऐसा होगा? 2 हो सकते हैं, तो अंत तक लगाना बहुत जरूरी है। प्लीज ये पेशेंस अपने अंदर डेवलप करिए। तो ऑप्शन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि हाँ ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था, ठीक है। ये सवाल देखिए, PQRS द्वारा हिस्ट्री में प्राप्त किए गए अंक क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी में है। कितने लोगों को जीपी आती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती है? देखो पहले बता दूं जीपी क्या होता है। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर एक नंबर ए है तो अगला नंबर आर गुना होगा, अगला नंबर आर गुना होगा, अगला नंबर आर गुना होगा, ऐसे। मतलब नेक्स्ट टर्म पाने के लिए तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे लगातार, ठीक है। ये होती है आपकी जीपी। तो आगे बढ़ो। आर द्वारा प्राप्त किए गए अंक पी और क्यू द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के योग से इतना % कम है। अच्छा, ये 275/9 नहीं होना चाहिए शायद, आई थिंक ये 27/5/9 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। 275/9 भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे सिस्टम में कुछ फॉन्ट का इश्यू है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो चेक कर लेंगे कौन सा परसेंटेज है, ये वाला है या 275/9 है, देख लेंगे, परेशान मत उसके लिए, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है कि आर द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ओके, पी और क्यू द्वारा प्राप्त किए गए अंक के योग से इतना % कम है, तो एस द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्यू द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितने % अधिक हैं। मान लें कि हर किसी ने पॉजिटिव मार्क्स ही स्कोर किए हैं, ठीक है। पिछला सवाल गलत करा दिया मैंने, कैसे गलत करा दिया शुभ जी? देखिए जिस तरह का वो डेटा फ्रेम हुआ था ना सवाल, उसमें 23 और 17 का बेस सेम है। अगर आपको भाषा में कंफ्यूजन है तो भाषा करेक्ट कर लो, ठीक है, समझ रहे हो। इंग्लिश इधर उधर हो जाती है, मैं भी इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है, मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन रेज करके वहां सोचने के लिए बोला। हाँ जी, बेस डिफरेंट नहीं था, बेस डिफरेंट लोगे तुम्हारा उत्तर क्या आएगा जरा बताओ मुझे, क्या उत्तर लाओगे? एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है, वो है ए,
तो जो डेटा है वो उसी हिसाब से दिया गया है। तो इंग्लिश का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको वो चीज पॉइंट आउट करके भी दिखाई है ना, कि वो कॉमा इधर उधर होने से या लैंग्वेज सही लिखी ना होने से आपको महसूस हो सकता है कि वो 23% टोटल का है, बट वो 23% टोटल का नहीं है। आपको क्या लगता है मैंने वहां समय क्यों दिया? क्योंकि भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने वहां समय दिया। ठीक है, ताकि आप चीजों का एग्जाम में ध्यान रखो कि क्या बेस दिया है क्या नहीं दिया है। तो भावनाओं को समझो, ठीक है, इतना चीजें दिल पे मत लो। राइट, ऑलराइट, ये 275/9 ही है, जो भी होगा पता कर लेंगे, परेशान मत हो। बट कई बार मेरे पीपीटी में ऐसा हो जाता है, इसलिए मुझे लगा शायद ऐसा भी हो, देख लेंगे इसको डेटा। ओके, लेट्स सी नाउ, कोई क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि आर के बारे में जो बोल रहा है, ये अगर आप मेरे पास PQRS है, लेट्स से मैंने ऐसे इसको लिखा यहां पर, आर द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं, आर द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं आर, ये कह रहा है जो भी P+Q की वैल्यू है, P+Q के द्वारा जो अंतर मिलेंगे वो इससे इतना परसेंटेज कम है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू जो परसेंटेज के टर्म में आपको दी हुई है, लेट्स से आप सेम परसेंटेज यूज कर रहे हो, तो इतना परसेंटेज कम होने का मतलब क्या है? हम इस वैल्यू को ऐसा लिखेंगे 1 - 275/900, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ओके, क्लियर और नॉट? ओके, अब एक बात बताओ मेरी, ये जो वैल्यू होगी, क्या हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आर की वैल्यू मेरी सिंपली इसके बराबर है 1 - 275/900? यस, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा समय लूंगा इस पर जानबूझ के। हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं? 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस बनेगा, और ये 25 इंटू 11 है, और ये अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो ये 36 है, तो 1 - 11/36 इंटू P+Q है। ये आपकी आर की वैल्यू होगी। रिलेशनशिप मिला कुछ बढ़िया। अब ये कह रहा है कि S द्वारा प्राप्त किए गए अंक Q द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये अगर A मानोगे तुम तो ये AR बनेगा, और ये आपका AR² बनेगा, और ये वैल्यू आपकी AR³ बनेगी। अगर आप सारी वैल्यूज को यहां रखो, आप कहोगे ये वैल्यू मेरी AR² है, ये वैल्यू मेरी कितनी होगी 25/36 इंटू P की वैल्यू A है, Q की वैल्यू AR है। तो आप अगर A कॉमन ले लो तो यहां पर 1 + R बनेगा। यहां से आपका कुछ कैंसिलेशन होगा इस प्रकार से, और आपकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 36R² - R - 1 बराबर 0। सॉरी, 36R² - 25R - 25 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई आपको दिख रही है? जल्दी करें, कैसे जल्दी की जाती है? देखिए, जल्दी करने का एक तरीका है कि मैं सॉल्यूशन सीधा लिख दूं और कहूं जाओ हो गया। मैं मानता हूं आपको चीजें आती होंगी, क्षमा मांगता हूं आपसे कि मैं स्लो हूं। प्लीज थोड़ा लाइव क्लास को लाइव क्लास की तरह लो यार। ऐसे करोगे तो काम कैसे चलेगा? हमेशा मुझे आप एहसास कराते हो कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हें स्पीड नहीं पता है, हम बताएंगे कैसे पढ़ाओ। लाइव क्लास है, सबके हिसाब से चलना पड़ता है, समझा समझा के चलना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ठूसना हो जाएगा फिर अगर मैं उनको पकड़ के कहूं कि लो सॉल्यूशन लो सॉल्यूशन लो सॉल्यूशन, इट्स लाइक कि मैं आपके मुंह में ठूस रहा हूं। ऐसा नहीं कर सकते। आप रिकॉर्डिंग देखिए प्लीज, 1.5x पे देखो, मुझे नचाओ जैसे नचाना है मुझे। आप देखिए, मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है। बताओ ये कैसे फैक्टराइज होगा? क्योंकि अगर आप इसका फैक्टराइजेशन कर ले जाओ तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आर की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको आंसर मिल जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ प्लीज। इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? देखो 36 × 25 तो आपको पता है कितना होता है, 100/4 करोगे 900 मिलेगा आपको। आप बताओ 900 को मैं कैसे ब्रेक करूं कि मुझे यहां -25 मिले? कोई बताएगा? आप कहोगे 45 और 20 में, -45 + 20।
तो इसका जो फैक्टराइजेशन है ये -45 और +20 में होता है, राइट? ओके, -45 +20 होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आर की वैल्यू क्या हो गई? आर की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी, अगर आपको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो ये वैल्यू आपकी बनेगी -45 बटे 36। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? अगर आप डिवाइड करते हो इसको 9 से तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। और आर की हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि दिया हुआ है पॉजिटिव मार्क्स है, नेगेटिव वाले में नहीं घुसना, दूसरे वाले को हम छोड़ देंगे। ये बढ़िया सवाल है, ये मेंस में आता है तो इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए कैसे इसको करना है। आर की वैल्यू मेरी अगर 5/4 आ गई तो अब आपको सब कुछ मालूम चल गया, ठीक है? 5/4 होने का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू आपका हो क्या रहा है, अगर कोई चीज 5/4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो हर स्टेप पे 25% का बदलाव हो रहा है। ये सिंपल मीनिंग है। 5/4 होने का मतलब हर स्टेप पे 25% का बदलाव हो रहा है। तो अगर हर स्टेप पे 25% का बदलाव हो रहा है तो S को Q से अगर कंपेयर करना है तो 2 बार 25% सक्सेसिवली अगर चेंज हो रहा है तो मेरा आंसर होगा A, which is 56.25%, ठीक है? which is 56.25%, which is 56.25%। अब मैं आपको एक रिवर्स इंजीनियरिंग इस सवाल में सिखाऊंगा, क्लियर? तो जब आपको R की वैल्यू 5/4 मिली, आपको मालूम है परसेंटेज में कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एक करस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज होती है। मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज, ठीक है? तो आपको यह समझना है कि जब आप आर निकाल रहे हो तो आपको वो परसेंटेज चेंज मिल रहा है और वो परसेंटेज चेंज से आपका आंसर आ रहा है, वो परसेंटेज चेंज से आपकी वैल्यू आ रही है। ए पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। आप चाहते तो ए को 1 मान के चलते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्लियर? अब आपको देखो 2 चीजें समझनी है। अगर आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस ऐसा नहीं है कि बहुत हाई हैं, राइट? ए ऑप्शन अगर आप पिक करोगे, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है कि क्यू से एस जाने का मतलब 2 बार आर से मल्टीप्लाई होना, यानी एक सर्टेन परसेंटेज चेंज 2 बार हुआ है। हम अगर इसको देखेंगे तो ये नोन वैल्यू है हमारे लिए कि हाँ ये 25% 2 बार होता है। अब ये 25% उठा के आप रख के ये चेक करो कि क्या वाकई में आपका आर पी प्लस क्यू से इतने परसेंटेज ज्यादा है। बट अगेन ये चीज किस पे डिपेंडेंट है? ये चीज इस पे डिपेंडेंट है कि ऑप्शन किस प्रकार से हैं। जैसे यहां पर एक ही आंसर दिया है जो 25 के सक्सेसिव से बना हुआ है, इसके चांसेस बढ़ गए। बाकी कोई ऐसा आंसर नहीं है जो सक्सेसिव में आप आसानी से गेस कर पाओ कि 2 बार आर % से वो बन रहा है, कोई नहीं मिलेगा आपको। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं, देन वापस जाके इसको हम पिक करेंगे। बट अगेन द एग्जैक्ट प्रोसेस इज दिस, बिकॉज ऑप्शन को गेस कर पाना इस सवाल में, फिर रिवर्स जाके चेक करना, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए ऐसा है, आज अब हम इतने सवाल ही करेंगे, इतने सवाल ही करेंगे। 43 17 सवाल बाकी हैं। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कब आपको आना है, एक्स्ट्रा क्लास होगी इस वीक में, ताकि हम इसको कवर कर पाए। ऑलराइट, तो आपकी जो एडिशनल क्लास होनी है परसेंटेज की, एक्स्ट्रा क्लास की जानकारी मैं आपको अभी दे दे रहा हूं, सो दैट आपको मालूम है। ये संडे को होगी और संडे को आपकी तारीख होगी 5 सितंबर, 5 सितंबर, ठीक है? क्योंकि आज 3 तारीख है, यस। और टाइम आपका रहेगा यही 8 बजे सुबह, 8 AM to 9:30 AM आपकी क्लास चलेगी एक्स्ट्रा इस हफ्ते, सो दैट वी मीट द टारगेट। और इसमें हम लोग करेंगे परसेंटेज के सवाल, रिमेनिंग क्वेश्चंस। ट्राई करके आइएगा प्लीज। ओके, क्लियर? ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए परसेंटेज चेंज माइंड में नहीं आए, मैंने इसीलिए बोला, मैंने उसको तवज्जो दी है, आपको लगता है मैंने नहीं दी है तवज्जो इसको? मैंने इसको तवज्जो नहीं दी है, मैंने बोला कि भैया दिमाग में नहीं आएगा, सच बात है। किसका 5 तारीख को एग्जाम है यार? मैनेज कर लो एक दिन प्लीज, ठीक है? क्योंकि मैं कल फ्री नहीं हुआ ना, मैं कल ही क्लास ले लेता आपको। तो मैंने इसको तवज्जो नहीं दी यार, मैंने ये बोला है कि या तो आप ये करो या फिर आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि 2 इक्वल परसेंटेज चेंजेस हैं, तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 2 इक्वल आर को बढ़ाने से नेट परसेंटेज चेंज मिलना चाहिए। तो ये उस हिसाब से काफी सरल दिख रहा है। 56.25% देखा हुआ परसेंटेज है, राइट? और यूजुअली जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक्चुअली में आंसर में इस तरह का परसेंटेज आपको दिखेगा, जैसे आपको दिख गया 44% कहीं, पता है 20-20 2 बार करने से मिला है।
आपको 21% दिख गया तो मुझे पता है 10% 2 बार करने से मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है 56.25% को देख के आसानी से पता चल रहा है कि ये 2 बार हो रहा है। लेकिन अगर एक आंसर 44% भी साथ में दिया हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव एक्सप्लेन, दिस इज द प्रॉपर प्रोसेस टू डू इट। ये डिफिकल्ट सवाल है, एग्जाम में डिफिकल्ट सवाल भी आते हैं। ठीक है, कभी कभी तो तैयार रहो, समय होगा तो करना, नहीं होगा तो मत करना। सैटरडे संडे आपकी रेगुलर क्लासेस कभी नहीं होंगी। अगर हम वीक में शॉर्टफॉल में चल रहे होंगे तो हम सैटरडे संडे में क्लासेस करके उस शॉर्टफॉल को मीट करेंगे। शनिवार रविवार आपके रिवीजन के लिए है और स्कोप हमने रखा है कि अगर देखो हमारा यह है कि भैया वीक में हमें टारगेट मीट करना है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? अगर टारगेट मीट नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, इसलिए सैटरडे संडे। अगर मीट हो गया तो मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? हम आर से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताया तो मैंने यार, कैसे कर सकते हैं। देखिए एक चीज प्लीज अंडरस्टैंड करिए, यहां प्रैक्टिस बैच का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सारे टाइप कवर करें। एक चीज प्लीज अंडरस्टैंड करना है, इस बैच का पर्पस क्या है। इस बैच का पर्पस है आपको कुछ नई थिंकिंग देने का। यहां टाइप वाइज कवरेज या हर टाइप के क्वेश्चन का कवरेज वो स्पेशल बैच होता है, वो स्पेशल बैच होता है, वो काम आपको करना भी नहीं है। यहां मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा जिसमें बैलेंस्ड, जैसे ये परसेंटेज का कितना अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, एक अलग पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपके जो रेगुलर क्वेश्चन है उनके थ्रू आपको कुछ नया सिखाना है। तो यहां टाइप वाइज कवरेज वाला गेम नहीं चल रहा है, वो तो आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर लो, आप प्री क्लियर कर रहे हो ना। तो इसका मतलब है वैल्यू एडिशन। इस कोर्स का मतलब है कि आप रोज मुझसे 2 बार मिल रहे हो और आपको मैं वैल्यू एडिशन करके दे रहा हूं ताकि आपकी थिंकिंग एनहांस हो जाए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो जाए। ठीक है, टाइप वाइज का मामला यहां नहीं है। ठीक है, और परसेंटेज की जहां तक बात है, समझो इसको, परसेंटेज टॉपिक एक तरह से एक्सटेंडेड होता है प्रॉफिट एंड लॉस में भी, फिर CISI में भी होता है। तो परसेंटेज के इंडिविजुअल आपको 500 सवाल नहीं कराने रहा हूं मैं, इसमें 60 ही सवाल होंगे आपके। देन प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, वहां भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एनहांस होगा। देन हम CISI करेंगे, वहां भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एनहांस होगा। राइट, क्लियर? समझ में आई बात? 60% काफी कम है यार, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी घर पे मिलेंगे ना। देखो 2 तरीके हैं, समझो मेरी बात को। या तो हम क्लास का ड्यूरेशन करें 4 महीना, पर्पज है कोई, आपका एग्जाम दिसंबर में है, या तो हम आपको दिन भर मैथ्स पढ़ाएं 8 घंटे, कोई पर्पज है उसका, तब भी तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ना है आपको, खुद से रिवाइज भी करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो दिस कोर्स इज नॉट टू फिनिश योर स्पेशल बैच, द पर्पज ऑफ दिस कोर्स इज बूस्टर डोज प्रोवाइड करना आपको। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करना, आपकी थिंकिंग इंप्रूव करना, ये सब के लिए बैच है। समझ में आ रही बात कि नहीं? आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं परसेंटेज के 300 सवाल लगवाऊंगा आपको, अब 300 सवाल अगर परसेंटेज के लगवाने होंगे, आपको पता है कितना दिन लगेगा मुझे? परसेंटेज की क्लास कितनी लगेगी 300 सवाल कराने के लिए? मिनिमम 15 क्लास। तो कैसे खत्म होगा तुम्हारा कोर्स? ठीक है, तो दिस यू अंडरस्टैंड दिस बैच इज ए वैल्यू एनहांसमेंट बैच, नॉट इज ए कि सारे टाइप के सवाल, नो। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उसको करो यार। करने को कितना कुछ है तुम्हारे पास, सब मैं कराने लगूंगा, तुम्हारे पास क्या होगा फिर? टाइम, खुद के लिए समय नहीं मिलेगा। सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, ऊर्जा भरता हूं तुम्हारे अंदर और सवाल करते हैं, उसके थ्रू आपको लर्निंग मिलती है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट तुम्हारा हो जाएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ठीक है, जो अगर आपने मेरी बुक ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो कहीं और से अगर आप कर रहे हो तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको इस लर्निंग को यूज करना है, वहां पर मैथ रट नहीं रहे हो, आप सीख रहे हो, प्रोसेस सीख रहे हो। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं बैच की, वो थोड़ा सा क्लियर कर लो। ये स्पेशल बैच नहीं है, ओके? जैसे प्रैक्टिस बैच, बट 2 महीने में हमें हर टॉपिक को छूना है और आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देना है। ओके, क्लियर? तो रोजाना जब तुम मेरे साथ मिलकर लगभग 40 सवाल करोगे ना,
बहुत इंप्रूवमेंट आएगा तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग में, देखना। तो समय का ख्याल रखते हुए हम चीजें कर रहे हैं। परसेंटेज को हम 10 दिन नहीं पढ़ सकते हैं सर। और अगर हम टाइप वाइज में घुसेंगे कि टाइप 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 कराओ, फिर नया क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। ठीक है, फिर वो टाइप टाइप करके लगेगा कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब खत्म कर रहे हैं। ना ना ना। चलो एनीवे, अब मैं आता हूं। कुछ लोगों के यार सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करना था? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को अगर आप लेट्स से आप कहोगे कि मैं एलिगेशन लगाऊंगा, तो एलिगेशन किस चीज में लगाना चाहते हो आप? मैं पूछ रहा हूं आपसे, एलिगेशन किस चीज में आप लगाना चाहते हो? बिटवीन व्हाट टू क्वांटिटीज एलिगेशन कैसे लगता है कि भाई मेरे पास टाइप 1 है, मेरे पास टाइप 2 है, इसको मिला दिया तो एक नया मिक्सचर बना, एक नया मिक्सचर बना। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि एलिगेशन आप किस चीज में लगाना चाहते हो? यहां पर आपको वहां पर कौन सी कंडीशन दिख रही है कि जिसके थ्रू आपको लग रहा है कि मैं यहां पर एलिगेशन अप्लाई करके उत्तर लाऊंगा? ओके, थिंक अबाउट इट, टेल मी टुमारो और संडे, राइट? यू विल फाइंड द आंसर। एलिगेशन के लिए देयर आर सर्टेन बेसिक कंडीशंस ना। आई हैव मिक्सचर 1 का वैरायटी 1 वैरायटी 2 एंड आई मिक्स्ड इट एंड देन आई गॉट न्यू मिक्सचर। तो अगर आपको एलिगेशन यहां लगाना है देन फाइंड इट आउट। मैन और वुमेन का रेशियो पता है, ठीक है, मैन और वुमेन का रेशियो पता है, देन उनको मिलाने से तुम्हें क्या मिल रहा है? थिंक अबाउट इट। इफ यू डोंट गेट इट आई लेट यू नो कि लगेगा तो क्यों लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास संडे, ठीक है? चलो और बताओ। ऑल राइट, प्लीज। आपकी वजह से मैथ्स में 48 नंबर आए? नहीं, मेरी वजह से नहीं आए, आपकी खुद की वजह से आए। ओके, सो यू आर थिंकिंग इन अ राइट डायरेक्शन शिवाशीष। you will get your answer if you can notice those parameters। जैसे आपने कहा कि हमें मेल और फीमेल का रेशियो मालूम है, हमें उनके अनमैरिड होने का परसेंटेज पता है कि इतने अनमैरिड वहां पर, इतने अनमैरिड वहां पर हैं, और अगर हम उनको एलिगेशन लगा दें तो उत्तर आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? इफ यू डू द राइट थिंग्स you'll get the right answer। The only thing is that you have to justify that what I am doing is right or wrong। okay? तो रेशियो निकालने के लिए पहले तो आपको इस स्टेज तक आना पड़ेगा ताकि आपको रेशियो मिले। ऑलराइट, वंस यू हैव द रेशियो एंड यू हैव अनमैरिड परसेंटेज, व्हाई यू वॉन्ट गेट द आंसर? यू विल गेट इट। ओके, रेस्ट करूं मैं? श्वेता जी कह रही हैं अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, कैसा रेस्ट? ठीक है, कमीशन वाले सवाल में क्या प्रॉब्लम है? कहां गया ये ना? हाँ, इसमें बताओ क्या समस्या है? देखिए, यहां मैंने बोला ये 10% इतना और 18% इतना मिला के इतना है, ठीक? मैंने इसको 8% इतने का दे दिया क्योंकि इतनी दूरी इसके बराबर है, इतनी सेल पे 10% मिलता है, तो मैंने 8% इसका इसको और दिया, तो ये भी 18% हो गया। 18% इसका और 18% इसका मिला के हो गए टोटल 18% का, यहां लिखा है। लेकिन जब हमने इसको 18% ऑफ टोटल बनाया है तो हमने यहां पर 8% इतनी दूरी का ऐड किया। इधर एक्चुअल कमीशन इसका इतना था, इधर भी मुझे इतना जोड़ना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे। बस यही बोला मैंने, ठीक है? क्योंकि हमें देखो कमीशन क्या है, 10% इसका प्लस 18% इसका, ये लिखा है 10% इसका 18% इसका मिला के इतना है। बस हमने 8% यहां पर दिया इसका, इतनी दूरी का, तो 8% इधर भी देना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बराबर होगा। 8% देने से ये दोनों मिला के हो गया 18% ऑफ एक्स, फिर 18% कॉमन हो गया 18% ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर 9658 प्लस 8% इसका। एक बार अगर ये प्रोसेस समझ जाओगे तो आगे सीधा वैल्यू लिख दोगे आप। ओके, मेरी जिद का बहुत फायदा हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप बनाए डाउट सॉल्विंग के लिए, डाउट सॉल्व करोगे? चंदन जी, वहां लोग पता क्या करते हैं, नेतागिरी की बातें करने लगते हैं।
पार्टियों की बातें चलने लगती हैं, जातियों की बातें चलने लगती हैं। मैंने देखा है, मेरा फिर हमने जितनी बार भी ग्रुप बनाया, ग्रुप को बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि वहां क्या होता है, पढ़ने वाले कम होते हैं और ना पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वहां चलती है नेतागिरी और बकवास। बकवास का नया अड्डा मिल जाता है लोगों को। ठीक है, तो सोचने दो, सोचते हर बार हैं, लेकिन हम लोग इसीलिए पीछे हट जाते हैं। कैलकुलेशन की क्लास करवाइए कभी। प्रभु जी देखिए, कैलकुलेशन के लिए आपको अलग से किसी भी क्लास की जरूरत नहीं है। जब सवाल मैं करता रहूंगा तो आप देखते रहो कि मैं उसमें क्या कर रहा हूं। कैलकुलेशन स्किल के कुछ वीडियो रैमो मैथ्स यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, लगभग 15-20 जो भी होंगे। उसमें जो बेसिक कैलकुलेशन है, लास्ट 2 डिजिट, फ्रैक्शन, कंपैरिजन, सब दिया हुआ है, उसको देख लो एक बार। फिर आप क्वेश्चंस के थ्रू मैं जो कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूं कि ये इस रेंज में होगा आंसर, ये इस रेंज में आंसर होगा, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 8% का बेस टोटल सेल्स नहीं है, कहां लिखा है उसने? उसने बोला है भैया समझो कि इसके ऊपर जो सेल होगी उस पे 8% का बोनस मिलेगा। एडिशनल सेल्स पे आपको बोनस मिलता है। पहले तो फिक्स है तुम्हारा 15,625 पे तुम्हें कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। उसके ऊपर तुम जितना बेचोगे उस पर तुम्हें 18% मिलेगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कहीं देखो, सवाल लगाते रहो ज्यादा से ज्यादा, उसी के थ्रू कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहो। मॉक दोगे, वहां कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अलग से मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। मैंने सब करके देख लिया है बच्चों के साथ। नोबडी डज दैट, दे स्टार्ट इट देन दे ड्रॉप इट। इसलिए अब मैं और सामाजिक तरीके से बात करता हूं कि चुपचाप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ, उसी के थ्रू प्रैक्टिस करो। अलग से प्रैक्टिस करने में लोग हो जाते हैं बोर, और उनको लगता है कि कौन रोज प्रैक्टिस करेगा, बोरियत हो जाती है लोगों को। ठीक है, तो वो लोग करते नहीं, तो बात करते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन की। और प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि आप चुपचाप जो है सवाल लगाओ ज्यादा से ज्यादा, बस उसमें मजा भी आता है आपको। रिवार्ड वाला गेम होता है ना, उसमें देयर इज अ रिवार्ड, यू गेट द राइट आंसर, यू गेट द रॉन्ग आंसर, इट्स मोर गेमिफाइड। बट जब आप कैलकुलेशन करते हो तो वहां कोई रिवार्ड नहीं दिखता है, तुरंत बोरिंग लगने लगता है लोगों को, इसलिए सवाल लगाओ। 8% जो हमने ऐड किया उसका बेस क्या है? रिमेनिंग सेल्स, ये रिमेनिंग सेल्स। ठीक है, यहां जो 8% मैंने ऐड किया है वो उसका बेस ये सेल है, ये सेल, इसका, उसी को जरूरत थी 8% की। ओके, प्रीमियम स्कोर क्या करें, टेंशन है बहुत। अभी देख लो सर्वे का रिजल्ट बताते हैं। परसेंटेज की हर टाइप कहां से कवर करें? देखिए टाइप, मेरी बात सुनो, आपने प्री की तैयारी करी है कि नहीं करी, ईमानदारी से बताना। ठीक है, तो उसमें आपने टाइप वाइज लर्निंग ली होगी कि नहीं ली होगी? और अगर आपको टाइप वाइज चीजें देखनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और देख लो टाइप वाइज चीजें। ठीक है, ओके। हाँ जी, 8% का बेस कैसे सिलेक्ट किया? अरे यार, इसको चाहिए था 8%, इसका था 10% ऑफ, ये था, मुझे इसको 18 बनाना था, तो इसी बेस पे डालूंगा ना, तब 18 बनेगा। 10% ऑफ 15,625 था, तो 8% ऑफ 15,625 दूंगा, तभी वो बनेगा 18% ऑफ 15,625। पीडीएफ टाइम पे अपलोड करवा दो। पीडीएफ टाइम से अपलोड हो गई है, कल पहले दिन इश्यू हुआ था महाराज। बाकी इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास नहीं है? कितने लोगों के पास पीडीएफ है इसकी पहले से? पीडीएफ का एक्सेस ऐप के बिना नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। पीडीएफ का एक्सेस आपको ऐप के बगैर हो जाएगा। मैं बात करता हूं टीम से, चिंता मत करो, सब शॉर्ट करवा दूंगा। वैसे पीडीएफ का एक्सेस बाद में है। ठीक है, चलो बाकी बातें करेंगे बाद में, अब जाओ घर। हाँ, वरना इसके रिकॉर्डिंग जो देखते हैं वो लास्ट में कहते हैं कि देखो इतनी बकवास पड़ी हुई है। ठीक है, तो प्लीज एक काम करो, मिलते हैं संडे को सुबह 8 बजे। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सवाल करने हैं, लगा के आना तुम, और शाम को 7 बजे तो क्लास ही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।